चलिए लाइक से भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? तो चलिए जवाब दीजिएगा कि अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है कहाँ पर मिलता है। चलिए पहले का जवाब देना है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, मास्की और गुर्जरा, साथ में नेटूर और आपका उडेगोलम, अर्थात इन सभी में से अशोक के नाम का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो चलिए यहाँ पर देखो, समय भी दे दिया है 1178 ईस्वी, और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के किसने किया? चलिए काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी तीव्रता के साथ। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, आपके जो है भीमद्वितीय। याद रखिए 1178 दिया गया है ना, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय पर मत फोकस लगाइएगा। यहाँ पर देखो कौन आपके हैं, भीमद्वितीय दिए हैं, और ये 1178 हैं। ये भीमद्वितीय कहाँ से संबंधित हैं? तो आपके गुजरात से, ठीक है, आपके गुजरात के शासक में थे आपके भीमद्वितीय, ठीक है ना। और इनका जो संरक्षण में थी, इनकी मेन माता थी, है ना, क्योंकि इनकी अवस्था बहुत ही छोटी थी, लेकिन माता के संरक्षण में आप कह सकते हैं कि राज्य इनका चल रहा था। भीमद्वितीय जो कि गुजरात के राजा थे, ठीक है ना, तो इन्होंने ऐसे बंदी बना लिया था, किसे? मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, लेकिन उसने भीख मांगी और उसके बाद इनको छोड़ दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी? तो यहां पर याद रखिए, दो पॉइंट याद रखना है। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में। और अंग्रेजों की जो आपके संरक्षता जो स्वीकार किया था, किसने किया था? तो आपके बाजीराव द्वितीय ने। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो चलिए यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा साइमन कमीशन से। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1927 में हो गई थी, लेकिन पूछा है भारत कब आया था? तो भारत आया था 1928 में। कब? 1928 में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। मनसबदारी, जो कि क्वेश्चन इजी है इसलिए क्योंकि आपने हमेशा से पढ़ा भी है और एग्जाम की दृष्टि से भी आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया मनसबदारी, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। मनसबदारी आपका हो जाएगा किसने? अकबर ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चलिए बताइएगा 6 नंबर में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समय क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये भी आपको पता होगा, 1942 में, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने कहा था करो या मारो का नारा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बलिया आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो यहाँ पर बलिया हो जाएगा। आपने दिया होगा इसके पहले 2019 में लोअर पीसीएस का पेपर, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था चित्तू पांडे का संबंध किससे है ना, पूछा गया था चित्तू पांडे का जो संबंध है वो किससे? तो आपकी बलिया से ही था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये से तो आपको नोट करके रख लेना है और पढ़ लेना है पूरी तरीके से चंपारण के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% नहीं, आपको 110% है, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? 7 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपके बिहार में चंपारण सत्याग्रह का है। तिनकठिया प्राणी, तिनकठिया किसे कहते हैं? कि नील की खेती में से बोला गया था कि नील की खेती करिए, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं नील की खेती से क्या होता है? खेत खराब हो जाता है, तो वहाँ के किसान करना नहीं चाह रहे थे, इसी में क्या हुआ था? विद्रोह हो रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखिए गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह ये आपका चंपारण ही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, भारत छोड़ो या कह सकते हैं आंदोलन कहा गया था। कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन सा आंदोलन था जिसमें से कहा गया था कि विदेशी चीज़ों का जो बनी है उनका बहिष्कार करें, विशेष करके आपके कपड़ों को उपयोग करने के लिए उन्होंने और रोकथाम किया था। और ऐसा आंदोलन कौन था? तो आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन? स्वदेशी आंदोलन। तो 9 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। अब आपसे ये पूछेगा स्वदेशी आंदोलन, तो भैया इसकी जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत हुई थी, ये आपकी 1940 में आपकी हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही किसे कहते हैं? प्रथम सत्याग्रही किसे कहते हैं? तो विनोबा भावे को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आपके विनोबा भावे को, ठीक है। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और द्वितीय थे आपके जवाहरलाल, ठीक है। कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत अभी हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 9 को ऑप्शन सी आपके 1940 में। कब? 1940 में। माफ करिए इसके पहले वाले देखो यहाँ पर एक आंदोलन जो दिया गया है, कौन सा?
ये आपका स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था कब? बंगाल विभाजन के समय, मतलब 1905 में। यहाँ पर याद रखिए इस वाले में आपको ये जो आंदोलन हुआ था ये 1905 में हुआ था, इसमें नोट करिएगा ये 1905 है, ठीक है। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपकी हुई थी 1940 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ ना। पहले वाले में याद रखिए जो आपका स्वदेशी है 1905 में, जब बंगाल विभाजन के समय, है ना। और यहाँ पर जो आपका दिया है तो आपको हो जाएगा सी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? चलिए बताइएगा कि यहाँ पर एक कैसा आपका आंदोलन है? इस्लामी आंदोलन है, ठीक है ना। और तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? चलिए फोकस करिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए 10 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं देवबंद आंदोलन है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, मतलब काफी लोगों की काफी अच्छी तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। ये आपका है देवबंद। देखो काफी लोग खिलाफत बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दिया इस्लामी आंदोलन। ये है आपका कौन सा? देवबंद आंदोलन है, जो कि आपके 1866 से लेके 67 तक आपका ये आपका कह सकते हैं आंदोलन चला था। इसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, मतलब ब्रिटिश शासन को भगाने के लिए यहाँ पर तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान से सहयोग के बारे में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अर्थात अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। मतलब यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी गैस है। यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैस वो क्या होती है कि ये दीर्घ तरंग आपकी होती है, विकिरण अवशोषित करती है, पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। अब इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। जैसे मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, अब चारों तरफ क्या है गैसें आपकी यहाँ पर फैली हुई हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है तो वहाँ पर जैसे कार्बन के कण है तो ये टेम्परेचर फैलाती है, और टेम्परेचर ऊपर गया वापस फिर से आ गया। वही चीज आपको दिया है कि पुनः पृथ्वी की ओर वापस उत्सर्जित कर देती है, ये आपकी होती है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? सर्वाधिक लवणीय झील इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 12 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। ये विश्व की दूसरी सबसे लवणीय झील है ना, और ये जॉर्डन में स्थित है। कहाँ पर है? जॉर्डन में। तो आपके दिमाग में भी आया कि सर पहला नंबर में कौन सा पड़ेगा? पहला नंबर में कौन पड़ता है? तुर्की की वान झील। याद रखिए तुर्की की जो वान झील है इसकी लवणता सबसे ज्यादा है, वो आपकी 330% है ना। कितनी है? वान झील की लवणता है 330%, जो कि फर्स्ट नंबर में है। और सेकंड जो आपका है वो मृत सागर है, जिसकी लवणता कितना है? 238% लगभग आपकी है। तो दोनों पॉइंट आपको याद हो गया। पहला नंबर आपका यहाँ पर सेकंड नंबर आपका कौन सा है? यहाँ पर मृत सागर, और पहला नंबर कौन सा है? तो वान झील जो कि आपकी है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय। देखो लक्षद्वीप और मिनी कहाँ पर है? ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है ना। ये कहाँ मिलते हैं? तो आपके दक्षिण भारत में लक्षद्वीप आपको यहीं पर है, और लक्षद्वीप का सबसे जो दक्षिणी बिंदु वाला है, मतलब लक्षद्वीप के ही द्वीपों में जो सबसे अंतिम का आपका है, दक्षिणतम जो आपका द्वीप है वो आपका मिनिकॉय है। इसी के बीच से एक रेखा जाती है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य निकटतम दूरी पर होता है? चलिए 14 का जवाब दीजिएगा, और 14 का जवाब अगर आप सही देते हैं तो समझेंगे कि आप लोग काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 14 का डी नंबर, कह रहे हैं 1 जून को होती है। अब 1 जून वही लोग कहे होंगे जो लोग यहाँ पर सोचते होंगे मौसम के हिसाब से जवाब दिए हैं, मतलब कि 1 जून को क्या होती है? गर्मी होती है। तो लोग सोच रहे होंगे कि 1 जून को गर्मी है, तो मतलब क्या हुआ कि सूर्य क्या है? पृथ्वी के पास है। बल्कि ऐसा नहीं है, प्रकृति ने ऐसे आपके यहाँ पर बनाया है कि आपके यहाँ पर जो 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ठीक है ना। और जो आपकी 4 जुलाई होती है, 4 जुलाई को जो होता है सबसे क्या होता है? दूर होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, 3 जनवरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर 15 में। चलिए ऑप्शन बी नर्मदा, बिल्कुल सही है। देखो नर्मदा नर्मदा नदी और आपकी कौन सी है? ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, दोनों ही कैसी हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश मतलब होता है कोई पठार है, कोई पर्वत है, और ये जब टूट जाता है, टूटने के बाद एक रास्ता बना लेता है, ये होता है भ्रंश, है ना। और ये कहाँ पर आता है? तो आपकी कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है ना, अरब सागर में गिरती हैं। उसके पहले नर्मदा नदी आपकी जबलपुर में एक कह सकते हैं धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो चलिए राष्ट्रीयकरण की बात किया गया है। राष्ट्रीयकरण सही क्या हो जाएगा?
चलिए 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 में। कब किया गया था? 1949 में 1 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये योजनाएं हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपकी योजनाएं हैं इनको पढ़िएगा, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। चलिए 17 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर। देखो 1 जनवरी मतलब जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी शुरू की गई थी। कब? जनवरी 2016 में इसकी प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या होता है? देखो कोई भी योजना होती है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या था कि अत्यंत कम मूल्य पर किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराना। ठीक है, कम से कम कह सकते हैं कि मूल्य पर जो होता है ना, मूल्य पर किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता है? ये आपकी इकोनॉमी से क्वेश्चन है ना। यहाँ पर 18 का जो जवाब बनेगा डी बनेगा कि जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता है तो मांग वक्र क्या होता है? आंतरिक आपका नहीं होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? 19 नंबर में। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑप्शन सी, जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे अल्पकालिक फसल माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। कुल मिला के एकाधिकार की परिभाषा पूछा गया है कि एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ए नंबर हो जाएगा कि जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, क्योंकि एक है तो एकाधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्यवाही संरचना हेतु लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? यहाँ पर देखो हमने कई बार बताया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना। तो यहाँ पर कोरम को बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में गणपूर्ति। क्या बोलते हैं? गणपूर्ति बोलते हैं। मतलब लोकसभा की अगर बैठक होनी है तो कम से कम कितने लोग होना जरूरी है? 1/10। पूरे लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उनके 1/10 होना जरूरी है। इसी को बोलते हैं गणपूर्ति, इसी को बोलते हैं हम लोग कोरम, मतलब कोरम। और अगर इतने लोग नहीं होते हैं तो वो आपकी जो कह सकते हैं मीटिंग है वो मीटिंग आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो चलिए 22 का जवाब देना है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था। यहाँ पर संशोधन आ रहा है ऑप्शन 22 नंबर में, यहाँ पर आ गया है सी नंबर। यह है 61वां नंबर का। कौन सा है? 61 नंबर का ये कह सकते हैं। और 61 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका देखो कब हुआ था? 1989 में। कब? 1989 में कह सकते हुआ था। अब आपको याद कैसे रखना है ये समझिएगा कि 61 मतलब क्या है? यहाँ पर एक नो बॉल होती है, नो बॉल में छक्का मार दिया जाता है ना। जब मैदान में सचिन तेंदुलकर आए और उन्होंने पहली बॉल में कह सकते हैं उन्होंने छक्का मार दिया, है ना। तो याद रखिए, इसको उल्टा कर लीजिए, जैसे 61 आपका है तो देखिए कि यार सचिन तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में छक्का मार दिया है। अब 21 की जगह शादी कितने में कर दी जाए? 18 में कर दी जाए। तो बस ऐसे याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमने आपको बताया जब भी कभी न्याय की बात करें तो डायरेक्ट आपको बताना क्या है कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्याय देता है। तो न्याय कौन देगा? तो अमेरिका देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? तो यहाँ पर 24 का जवाब क्या बनेगा? तो चलिए 24 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, मतलब याद रखिए चाहे वो कितनी बार बन सकता है, जब तक वो कंडा में नहीं जाएगा। कंडा मतलब क्या होता है ना, जब तक उस पर आग ना लगा दी जाए मरने के बाद, कंडा स्थिति बोल देते हैं। तो जब तक वो समझ ले अंतिम सांस नहीं लेता तब तक बन सकता है ना। हमारी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कंडा की स्थिति। समझ में आ गया? तो नो लिमिट, मतलब कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, चाहे वो 110 साल जिए चाहे 20 साल जिए, कोई लिमिट नहीं होती है। बल्कि अगर बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? चलिए यहाँ पर 25 का जवाब दीजिए कि यदि राष्ट्रपति है त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति। क्या? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं।
बहुकोशिका जीव वृद्धि जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? यहाँ पर देखिए कोशिका विभाजन के द्वारा, कि बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जब कोशिका का विभाजन होगा तभी क्या होगा? वृद्धि होगी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफी पौधे के किस भाग से होती है? तो याद रखिए कॉफी जो बनती है बीज से बनती है, अर्थात सीड्स, कभी कभी इंग्लिश में लिखा होता है सीड्स, है ना, तो उसे बोलते हैं बीज। तो यहाँ पर बीज से प्राप्त होती है, जो ऑप्शन होता है यहाँ पर सी नंबर। क्लियर है ना, कॉफी किससे? बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? मान लीजिए कि कोई कुश्ती लड़ने जा रहा है ना, या ओलंपिक में जा रहा है और उसको भूख लगी है, तो भाई खाना तो नहीं दे देंगे, खाना दे देंगे तो भाई वो थक जाएगा, लेकिन ऊर्जा देना है, तो ऊर्जा देना क्या करेंगे? तो हम उसे सेब नहीं देंगे, सेब की जगह क्या करेंगे? इसका जूस दे देंगे। तो याद रखिए क्या करना है? जूस। और जूस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? फल वगैरह होता है, फल के जो जूस होते हैं उसमें आपके होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहां होता है? मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण क्या होता है? तो यहाँ पर आपका संश्लेषण क्या होता है? बनना, है ना। ये बताइए यूरिया का जो बनती है कहाँ बनती है बॉडी में? यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाए यकृत में। कहाँ पर? यकृत में बनती है। और यहाँ पर जो यूरिया है ना, कहाँ पर बनती है? यकृत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक दी गई है? 30 का ऑप्शन बनेगा डी, ये है कॉलरा, है ना, जिसे हम बोलते हैं हैजा बोलते हैं। क्या? अपने लैंग्वेज में इसे बोलते हैं हैजा। ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका कॉलरा है इसे बोला जाता है रिहाइड्रेशन, है ना। क्लियर है ना, मतलब शरीर से जल और लवण की पूर्ति के लिए नमक चीनी का घोल दिया जाता है। जब भी कभी क्या होती है, कॉलरा होता है, तो खाने के लिए उसे क्या देंगे? उसके लिए सबसे पहले उसकी पूर्ति करना पड़ेगा, किसकी? नमक और चीनी का घोल दे देंगे तो हो जाएगा। एक शायद डॉक्टर देते हैं, लैक्टोज करके एक दे देते हैं, छोटा सा होता है जो मीठा मीठा होता है, वही चीज आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि हिंदी के देखो टेस्ट है, प्राग धनमुख किसका संविच्छेद है? ये बताइएगा 36 नंबर में हिंदी के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो ये बताइएगा प्राग धनमुख यह किस संधि का उदाहरण है? तो देखिएगा यहाँ पर प्राक दिया गया है ना, और का परिवर्तन कहाँ पर आएगा? ये डा में आएगा, क्योंकि का में एक रूल होता है कि का परिवर्तन आपके डा में होता है, एक रूल होता है व्यंजन संधि में, है ना। पहले का परिवर्तन पांचवें में। यहाँ पर देखिएगा कौन सा बन सकता है? तो 36 का ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है डी नंबर। तो जवाब यहाँ पर डी होगा या आपका सी होगा? तो डा कहाँ पर है? ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? पुल्लिंग दिया है दया। दया कैसा है? दया कैसी है? दया कैसी है? प्रार्थना कैसी है? वाय कैसी है? नेत्र कैसे हैं? मतलब हमने बताया था कैसी और कैसे से आंसर निकालना है। अगर वो शब्द आपका कैसी से बन रहा है सही, है ना, तो आपको कैसी मतलब आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी लोग इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसा और कैसी से कैसे सही कर देते हैं। मान लो हम आपसे बोलें कि कैसा यहाँ पर लिख दिया गया है और एक हमने लिख दिया है कैसी लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम आपसे बोलें कि दया कैसी है या दया कैसा है, तो कहोगे सर हम बोल रहे हैं दया कैसी है, इससे शुद्ध जवाब निकल रहा है। मतलब यहाँ पर दया कैसी है तो कैसी से आ रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, और कैसा से तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही हर एक वर्ड को आपको अगर डिस्क्राइब करोगे, अगर एक वर्ड बना लिया तो आसानी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बताना है। ठीक ठीक न्याय हो जाना, और ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब आप लोग जानते होंगे क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 38 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नंबर, दूध का दूध पानी का पानी, है ना, दूध का दूध और पानी हैं। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कृषाणु का पर्यायवाची नहीं है। देखो कृषाण आपके धूमकेतु, वायु शाखा और पावक मतलब आपका होता है, यहाँ पर अतुल आपका नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम कौन करते हैं? जो लल्लू होते हैं, है ना, इसका मतलब है कि प्रेम सागर लल्लू लाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए प्रेम करोगे तो लल्लू हो जाओगे, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए करंट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के लिए समझौता किया है? चलिए करंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है 51 नंबर में, और 51 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विश्व बैंक के द्वारा भारत को वित्त के रूप में $200 मिलियन ये आपका समझौता हुआ है। तो $200 मिलियन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए ऑप्शन देना है 22 नंबर में, सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए 22 का जवाब, 52 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, ये है क्या है? अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार है, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने पद संभाल लिया है?
चलिए 53 का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो चलिए 53 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, अरुण कुमार मिश्रा, है ना। क्या बनेगा? डी नंबर अरुण कुमार मिश्रा ये आपके हैं, है ना, जो कि मानव अधिकार के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाल दिया है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस राज्य ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए जो मानसून के समय पेड़ लगाना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं अंकुर नामक आपका क्या है, एक योजना है, और ये किसने आपको कहा है? तो यहाँ पर आपकी सरकार है 54 का ऑप्शन बी, आपकी मध्य प्रदेश सरकार है, जो कि अंकुर नामक योजना के तहत, है ना, ये जब मौसम आता है तब क्या होगा? पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो चलिए भाई बताइएगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? यहाँ पर आपका 55 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर, आपके 33%, है ना, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, इसके लिए क्या थीम रखी गई? तो सबसे पहले बात याद रखना है, तंबाकू निषेध दिवस कब? 31 मई को मनाते हैं, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो आपकी थीम रही है वो रही है आपकी क्या? तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। क्या? तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने शुरू किया है? तो चलिए यहाँ पर 57 का जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की जो शुरुआत किया है ना, ये कौन है? तो जवाब आ रहा है डी, आपके असम है ना। और ये जो आपके महामारी के समय जो आपके माता पिता को खोने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके कल्याण के लिए ये योजना का शुभारंभ किया है आपके कौन? तो आपके असम सरकार, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर हाल ही में अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चलिए भैया अजीब गरीब नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अनातोले कोलिनेट माकोसो, है ना, ये प्रधानमंत्री है आपके ऑप्शन ए, आपके कांगो के। कहाँ के हैं? आपके कांगो के हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये आपके अफ्रीका में पड़ता है कांगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया है? चलिए 59 को ऑप्शन देना है, और 59 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, आपके अमर्त्य सेन। जवाब बिल्कुल सही है, यह भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कुमार अमर्त्य सेन है, इनको सामाजिक श्रेणी में या सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जो कि स्पेन का क्या है? एक शीर्ष पुरस्कार आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, कुल मिला के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला ये बना कि ऊर्जा के क्षेत्र में कहा जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन सा है? तो याद रखिए ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है किसे? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को हम लोग ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? आपके नोबेल प्राइज बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी जो सम्मानित किया गया है किसे? तो 60 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके प्रोफेसर CN राव, ठीक है, CNR राव को ये दिया गया है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडार में इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट आपका होता है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एक नाम दिया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एक दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार। क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार बोला जाता है। और इसे ऊर्जा अनुसंधान का भी क्या बोलते हैं? नोबेल माना जाता है, अर्थात ऊर्जा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ पर याद करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाए 61 नंबर में। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? 61 का ऑप्शन सी, ये है आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? आपके राजस्थान का है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदम का पुल या जिसे आदम ब्रिज कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई, करंट अफेयर में आप लोग हल्के हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अच्छी बात है। सुनिए, मन लगाकर सुनिए, लेकिन जो चीज आपको आती है जीके वगैरह उस पर फोकस करिए और फटाफट प्रयास करिए कि आपके जवाब भी आते रहें। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 62 नंबर में ये पड़ता है आपके भारत और श्रीलंका के बीच। कहां पर? भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है, जो कि आदम का पुल है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है?
काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? 63 का जवाब देना है। और 63 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलिए 63 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है असम, जो कि आपके किसके लिए? एक सिंह के गैंडे के लिए, है ना। एक सिंह वाला जो गैंडा है ये आपको कहाँ मिलता है? काजीरंगा, जो कहाँ पर है? आपके असम में है। कहाँ पड़ता है? गोलाघाट और नागौर जिले में। कहाँ पर? गोलाघाट और नागौर जिला, ठीक है ना। अभी आप समझो कि राजस्थान में नागौर है, यहाँ भी नागौर जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कोरोना विषाणु है। कोरोना विषाणु है भैया, कैसा विषाणु है? यहाँ पर जवाब दीजिए 64 नंबर में। चलिए बताइएगा 64 नंबर में जो कोरोना विषाणु है कैसा है? एक रज्जु और आरएनए विषाणु। मतलब कोरोना विषाणु में क्या मिलेगा? आरएनए विषाणु है, ठीक है। और एक रज्जु का आपका है ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, कैसा है? आरएनए विषाणु है। आपसे कहा भी गया होगा, पढ़ाया भी गया होगा कि जो विषाणु होते हैं उनमें से कोई एक चीज होती है, या तो डीएनए मिलेगा या तो आपको आरएनए मिलेगा। तो ये जो कोरोना विषाणु है उसमें क्या है? आरएनए नामक विषाणु आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित किया गया है? तो बताइएगा भाई 2000 के नोट पर जो छापा गया है वो कौन सा? क्वेश्चन दिया गया है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा कथा साहित्य, अर्थात यहाँ पर फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में यहाँ पर बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है सर। आपकी नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी पूछा गया। ओमान की राजधानी देखो, आप लोग क्या करेंगे, जो आपके काफी अच्छे हाईलाइट में रहते हैं देश, उनकी राजधानियां आप लोग पढ़ लिया करें, है ना। तो देखिए ओमान की राजधानी पूछा गया है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जवाब डी हो जाएगा। यहाँ पर मस्कट है। क्या है? ओमान की राजधानी जो है वो आपकी क्या है? मस्कट है। यहाँ पर 67 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओमान क्या है? तो याद रखिए ओमान जो कह सकते हैं, ओमान का सबसे बड़ा शहर भी कह सकते हैं आपका, ठीक है। जो मस्कट है, मस्कट है ये ओमान का क्या है? सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं शहर भी है आपका, है, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो आपकी कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिसकी अधिकता के कारण यह शहर क्या होता है? हमेशा पर्यटन को बढ़ावा देता है और पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। तो इससे 2-3 पॉइंट आपको याद रहेंगे, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमेशा से आपने पढ़ा है और एग्जाम में भी पूछा गया है ना। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का आंसर। 65 वाले में कोई दिक्कत है क्या भाई? 65 वाले में क्या दिक्कत है? 65 वाले में कोई दिक्कत है क्या भाई? जल्दी से बताइए, कुछ गड़बड़ हो गया? नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 2000 के नोट पर दिया गया है और 2000 के नोट पर जो आपका बना है मंगल बना है क्या? सॉरी माफ करिए, हमको लगता है केबीसी के चक्कर में गलती हो गया ना। यहाँ पर मंगलयान बना है, 2000 के नोट में क्या बना है? मंगलयान है। हमको केबीसी के चक्कर में परेशान हो गए ना। हमने बताया ना केबीसी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो जल्दी में हमने केबीसी की वजह से बताने के चक्कर में दूसरा हमने बता दिया, ठीक है। चलिए परेशान मत रहिए, यहाँ पर मंगलयान है, कमेंट आपके देख लिया है, ठीक है। मंगलयान ही आपका होगा, मंगलयान, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो हमने एक्स्ट्रा बताने लगे थे ना केबी से, इस वजह से गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, समय रहते आप लोगों ने ध्यान दिला दिया। अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे पहले भारत में इकोनॉमिक्स की दृष्टि से इन्होंने सर्वे किया था और कहा था कि 20 रुपए इनकी क्या है? इनकम होती थी पूरे साल की इनकम, ठीक है, उस समय आका था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो ये बताइएगा पद्मावत किस लेखक की रचना पर है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैसी, और आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? यहाँ पर जवाब आ रहा है 70 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है कि आपके MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हीं के प्रयास से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आपका खाद्यान्न है इसकी बहुत ही ज्यादा आपकी पूर्ति हुई थी इस समय, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर गद्यांश में देखा जाए तो आज का गद्यांश थोड़ा कठिन है, समझकर यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है अनुशासन। हमें पता चल गया कि इस गद्यांश में क्या बोला गया है, गद्यांश में अनुशासन के बारे में है। अगर हम पूरा ना पढ़े तब भी आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी कह रहा है अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है, भीतर से बांधना धर्म से सभ्य है, ठीक है, संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार देता है। हम यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि गद्यांश में दिया क्या गया है ना। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गद्यांश में दिया क्या है ये समझ गए हैं। देखो कह रहा है कि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है, क्यों?
बताइए, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह कैसा है। तो यहाँ पर जो 72 नंबर है, तो ये मनुष्य को आत्मतोषी और अपरिग्राही बना देता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, देखिए उच्च संस्कारों को साधने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर 73 का ऑप्शन बनेगा क्या, कि यहाँ पर मनुष्य निज से पर को अधिक महत्व दे, मतलब अपने से ज्यादा दूसरे को महत्व दे। निज मतलब अपना, पर मतलब दूसरा। तो याद रखिए, अगर दूसरों को महत्व देते हैं तो आपके संस्कार कहेंगे कि नहीं हाँ बेटवा बड़ा अच्छा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। गद्यांश में रेखांकित पद से आपका अभिप्राय क्या है। यहाँ पर एक आपका कह सकते हैं गद्यांश में क्या किया गया था, रेखांकित किया गया था, है ना। इसमें से रेखांकित कहां पर किया गया था, ये दिया गया है आपका अपरिग्रही, है ना। अपरिग्रही का मतलब आपसे पूछा गया है कि अपरिग्रही का मतलब यहाँ पर है क्या। तो अपरिग्रही का मतलब क्या होता है, मतलब होता है धन संग्रही ना होना। क्या, धन संग्रही ना होना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। और अगला दिया गया है, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्त का मुख्य कारण इनमें से क्या है। देखो यहाँ पर दिया अहम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंदर से अशिक्षित होता है। क्या, अंदर से अशिक्षित होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो ये गद्यांश आपका क्लियर हुआ। दूसरा गद्यांश दिया है, सदा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन, अच्छा माफ करिए, सादा जीवन उच्च विचार। यह मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना था। वे जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदन बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया के पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षा के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन अपनी बौद्धिकता और योग्यता के बल पर उन्होंने एक भारत में दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। कभी आपने पढ़ा होगा, ये बताइए भारत में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक थे, है ना। भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक थे, तो भैया यहाँ पर यही दार्शनिक है ना, यही आपके दार्शनिक थे। तो दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की थी। साथ ही वे एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति और विकास खर्चों में होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति समर्पित थे। तो समझिएगा कि उस समय इनको मासिक वेतन कितना था, 10,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन मात्र ये 2,500 रुपये लिया करते थे। ऐसे राष्ट्रपति थे आपके देश के, ठीक है ना। यहाँ पर अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए इसमें दिया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि कितना खर्च होती थी। यहाँ पर देख सकते हैं 76 नंबर में क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा ये नंबर, देश की उन्नति और विकास के कार्यों में खर्च होती थी। किसमें, देश की उन्नति और विकास के कार्यों में होती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समर्पित शब्द में प्रत्यय क्या है। समर्पित शब्द में प्रत्यय क्या है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, समर्पित। और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्दांश के लास्ट में जुड़ा होता है। समर्पित क्या आ रहा है, इत आ रहा है, लेकिन सही जवाब क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा के अनुसार ही आपको जवाब देना है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर जवाब सी दे रहे हैं, सी नहीं, यहाँ पर आपका डी होगा क्योंकि छोटा की मात्रा यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में आरंभ हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में आरंभ हुआ। 78 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका शिक्षक के रूप में। ये कैसे रहे हैं, तो आपके शिक्षक के रूप में इन्होंने प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ दिया ना, तो ये शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए थे। तो यहाँ पर बताइए किस कारण पूजनीय हुए। 79 में 79 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, योग्यता के कारण, है ना। किस कारण से, योग्यता के कारण है। ऑप्शन आप हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या हो जाएगा। पूरे इस गद्यांश का निचोड़ तो यही कहता है कि इसमें से होगा क्या। अगर इसका जवाब दे पाए तो समझे आपने गद्यांश को पढ़ा है, समझा है, और इसके जो प्रश्न दिए हैं वो सही दिए हैं, तुक्का नहीं मारे हैं। तो ये बताइए 80 का जवाब क्या बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या बनेगा, सदा जीवन उच्च विचार, या राष्ट्रपति राधाकृष्णन महादार्शनिक, या डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्ति। मतलब पूरी तरीके से बात की गई है किसमें, तो आपके राधाकृष्णन के बारे में, जो कि एक विराट व्यक्ति थे। पूरे यहाँ पर राधाकृष्णन के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। और उनके विराट व्यक्तित्व मतलब होता है उनका नेचर, है ना, उनके नेचर पर आपका डिपेंड है, पूरा उनके नेचर के बारे में कहानी दी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के